नमस्कार, हूनबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग और बड़ी खबर का रुख करेंगे। आज जम्मू कश्मीर दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विधानसभा चुनाव को लेकर करेंगे प्रचार प्रसार। धुआंधार प्रचार करते हुए नजर आएंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। दोपहर 12 बजे जम्मू कश्मीर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। बीजेपी प्रत्याशी जीवन लाल के पक्ष में करेंगे जनसभा को संबोधित। जनसभा को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पूरी की हैं तैयारियां। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं, जहां पर वो जनसभा को संबोधित भी करेंगे और पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे। साथ ही जम्मू के लोगों से ये अपील भी करेंगे कि बीजेपी के पक्ष में वोट दें। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का यह दौरा काफी अहम भी माना जा रहा है। विधानसभा चुनाव को लेकर धुआंधार प्रचार करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो आपको बता दें, बीजेपी प्रत्याशी जीवन लाल के पक्ष में जनसभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। जनसभा को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पूरी की हैं तैयारियां। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। बीजेपी संगठन समय समय पर अपने कुनबे को बढ़ाने के लिए सदस्यता अभियान चलाता रहता है। इसी क्रम में उत्तराखंड बीजेपी के सदस्यता अभियान की शुरुआत 2 सितंबर से हो चुकी है। प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा है कि हम इस अभियान को संगठन पर्व के रूप में मना रहे हैं और क्योंकि हमने इसे नए सिरे से शुरू किया है, इसलिए इसका बहुत व्यापक प्रभाव भी पड़ रहा है। उन्होंने कहा है कि हमारे कार्यकर्ता प्रदेश भर में सदस्यता अभियान के साथ ही केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी भी आम जनता तक पहुंचा रहे हैं। आने वाले दिनों में ये कार्यक्रम और तेजी से आगे बढ़ेगा, जिसके चलते पार्टी सितंबर के अंत तक अपने लक्ष्य को पूरा कर लेगी। देश भर में इस समय पार्टी का संगठन पर्व चल रहा है और इस नए सत्र के लिए पार्टी घर घर जाकर के व्यापक संपर्क करके लोगों को पार्टी के साथ में जोड़ने का काम कर रही है। अभी तक उत्तराखंड में 5 लाख से अधिक सदस्य इसके बन गए हैं और अभी व्यापक स्तर पर हम लोग केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की उपलब्धियों को लेकर के घर घर जा रहे हैं और इस बीच में इस आने वाले सप्ताह में ये कार्यक्रम और अधिक तेजी से बढ़ेगा और हम अपने लक्ष्य को इस माह में, सितंबर माह में लगभग पूरा कर पाएंगे। किसी भी प्रदेश की सरकार में अगर कुछ गलत होता है तो विपक्ष का काम होता है सरकार से जवाब मांगना। देवभूमि उत्तराखंड में बढ़ते अपराध को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर सियासी हमला बोल रहा है और इन सब के बीच प्रदेश के कार्यवाहक डीजीपी अभिनव कुमार के एक बयान से सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गया है। इस रिपोर्ट में देखिए। कुछ वरिष्ठ नेताओं द्वारा भी प्रदेश की कानून व्यवस्था और अपराध की स्थिति पे जो है चिंता भी प्रकट की गई थी, आलोचना भी की गई थी। उत्तराखंड के कार्यवाहक डीजीपी अभिनव कुमार का बयान प्रदेश के किन किन नेताओं की तरफ इशारा करता है, यह कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन इतना तो साफ है कि बयान को लेकर सियासत गर्मा गई है। हाल के महीनों में प्रदेश में अपराध की कई ऐसी घटनाएं घटी जिसे लेकर पुलिस की आलोचना हुई। मित्र पुलिस के काम करने के तरीकों पर न सिर्फ विपक्ष के नेताओं ने बल्कि सत्ता पक्ष के कई सीनियर नेताओं ने भी चिंता जाहिर की। लिहाजा ये बात समझ से परे है कि अभिनव कुमार ने सत्ता पक्ष के नेताओं से आग्रह किया है या फिर विपक्ष के नेताओं से। हमारे मतलब कुछ वरिष्ठ नेताओं द्वारा भी प्रदेश की कानून व्यवस्था और अपराध की स्थिति पे जो है चिंता भी प्रकट की गई थी, आलोचना भी की गई थी और मैं उनसे भी यही आग्रह करूंगा कि ठीक है, उनकी चिंता प्रकट करना, उनका आलोचना प्रकट करना वो भी स्वाभाविक है, हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन उनसे भी आग्रह यही करूंगा कि थोड़ा अपनी पुलिस में, अपनी सरकार में आस्था भी रखें और विश्वास रखें कि उनकी जो चिंताएं हैं उनको भी हम दूर करने का लगातार प्रयास करेंगे। देहरादून हरिद्वार लूटकांड का खुलासा करते हुए अभिनव कुमार यही नहीं रुके। सियासत करने वालों के साथ ही उन्होंने मीडिया से भी आग्रह कर दिया। उन्होंने कहा कि नेताओं और कुछ मीडिया वालों ने पुलिस पर सवाल उठाए हैं। हम ये नहीं कह रहे कि ये गलत है, लेकिन उत्तराखंड की पुलिस के साथ ही सरकार पर भी विश्वास करना चाहिए। मीडिया के भी एक वर्ग द्वारा और हमारे मतलब कुछ वरिष्ठ नेताओं द्वारा भी
प्रदेश की कानून व्यवस्था और अपराध की स्थिति पे जो है चिंता भी प्रकट की गई थी, आलोचना भी की गई थी। और मैं उनसे भी यही आग्रह करूंगा कि ठीक है, उनकी चिंता प्रकट करना, उनका आलोचना प्रकट करना वो भी स्वाभाविक है, हम उसका सम्मान करते हैं। देवभूमि के कार्यवाहक डीजीपी अभिनव कुमार के इस बयान पर राज्य के पूर्व सीएम हरीश रावत ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, डीजीपी साहब का यह बयान काफी सराहनीय है, क्योंकि अब डीजीपी साहब के रिटायरमेंट का समय नजदीक आ गया है और ऐसे में अगर मैं किसी व्यक्ति को कांग्रेस में शामिल करने अकेली प्राथमिकता दूंगा तो वे डीजीपी साहब कुमार ही होंगे और मैं जरूर रिटायरमेंट के बाद उन्हें कांग्रेस में शामिल करने का प्रयास करूंगा। मैंने उनका बयान अभी अभी किसी पत्रकार बंधु ने मेरे पास भेजा, मैंने देखा है, तो मुझे लगा कि रिटायरमेंट के बाद एक जिस व्यक्ति को मैं कांग्रेस में इनरोल करना चाहूँगा राजनीतिक दल में, उसके लिए हमारी डीजीपी बहुत सुपात्र लगती है। इधर कार्यवाहक डीजीपी के इस बयान को बीजेपी सराहनीय बता रही है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन का कहना है कि डीजीपी का यह बयान काफी सराहनीय है, क्योंकि विपक्ष लगातार कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है, लेकिन कांग्रेस को यह नजर नहीं आता कि प्रशासन अधिकारियों और लुटेरों को पकड़कर जेल भेजने का काम करता है और राज्य में शांति व्यवस्था के साथ ही कानून व्यवस्था को बनाए रखने में सहयोग करता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपराधियों को बचाने का काम करती है और लगातार कानून व्यवस्था पर सवाल उठाती है। इस परिप्रेक्ष्य में डीजीपी का यह बयान सराहनीय है। देखिए, बिल्कुल विपक्ष बार बार कानून प्रक्रिया के ऊपर आरोप लगाने का काम कर रहा है और वो ये नहीं देख रहा है कि शासन और प्रशासन और जो इस तरीके की लूटपाट होती है या कोई भी ऐसी घटना को अंजाम देने का काम गलत प्रवृत्ति के लोग करते हैं, उनको जेल में डालने का काम जो है कानून करता है। लेकिन बार बार विपक्ष के माध्यम से आरोप लगाने का काम होता है। तो डीजीपी साहब ने बिल्कुल वाकई एक नसीहत बिल्कुल ठीक दी है उनको कि अगर विपक्ष कुछ कर नहीं सकता, क्या भ्रष्टाचारियों को जेल में ना डाला जाए, क्या जो गलत काम करते हैं, जो घृणित कार्य करने का काम करते हैं या लूटपाट करने का काम करते हैं, क्या उनकी आरती उतारनी चाहिए। कांग्रेस मुझे लगता है कि उन सबको बचाने का काम करती है और बार बार कानूनी प्रक्रिया के ऊपर आरोप लगाने का जो काम करती है, शायद ये ठीक नहीं है। कांग्रेस अपराधियों को बचाने का काम करती है या नहीं, ये सिर्फ आरोप ही है। सत्तापक्ष बीजेपी की प्रवक्ता कमलेश रमन अभिनव कुमार के बयान से सहमत है, लेकिन क्या कमलेश रमन बीजेपी के ही वरिष्ठ नेताओं, हरिद्वार के पार्टी के सांसद और राज्य के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के बयान पर कमलेश रमन कुछ कह पाएंगी? दरअसल 29 अगस्त को मसूरी पहुंचे त्रिवेंद्र सिंह रावत से जब मीडिया कर्मियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपराध को लेकर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि प्रदेश में अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं और ये स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि पुलिस सरकार की होती भी है या नहीं भी होती है। आईएसबीटी देहरादून का जिक्र कर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सवाल पूछा था कि वहाँ पर रात में गैंगरेप कैसे हो गया, कहाँ गई थी पुलिस, जबकि पुलिस चौकी पास में ही है। नहीं, देखिए, अपराध बढ़ रहे हैं, मुझे खुलकर स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है। पुलिस को पुलिस का काम करना चाहिए। मैं कहता हूं पुलिस सरकार की भी होती है और नहीं भी होती है। पुलिस को निरपेक्ष भाव से काम करना चाहिए, अपराधियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जिसके लिए पुलिस बनाई गई है। क्योंकि मुझे लगता है कई मसले मैंने देखे हैं कि पुलिस, अब देखिए आईएसबीटी का आपने जो विषय जो शुरुआत हुई है, क्यों वहाँ फोर्स पुलिस नहीं थी? हमारे बगल में चौकी है, क्यों नहीं थी वहाँ पर? कहाँ गई थी पुलिस? ये सवाल है। महिलाओं की सुरक्षा ये टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। समाज को अगर ठीक रखना है, समाज को स्वस्थ रखना है, समाज में जो वैमनस्यता को कम करना है, तो महिलाओं को हमको प्रायोरिटी पर रखना पड़ेगा। उनकी सुरक्षा ये हमको रखना पड़ेगा। हम तो भारत के लोग हैं। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, फिर कहाँ है? इसलिए इस पर उनकी सुरक्षा, इस पर विशेष फोकस करने की जरूरत है। मतलब राज्य में दो पूर्व सीएम अगर किसी बात को कह रहे हैं तो मामला बड़ा हो जाता है, लेकिन अभिनव कुमार तो कुछ और ही कह रहे हैं। राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो रिकॉर्ड यानी एनसीआरबी की 2022 की रिपोर्ट कहती है कि दुष्कर्म के मामलों में उत्तराखंड 9 पहाड़ी राज्यों में टॉप पर रहा है। तमाम सरकारी गैर सरकारी प्रयासों के बाद भी 2022 में प्रदेश में महिला अपराध का ग्राफ साल 2021 के मुकाबले 26% ऊपर रहा। एनसीआरबी की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार साल 2021 में महिला अपराध के 3,431 मामले सामने आए थे, जबकि साल 2022 में ये आंकड़े बढ़कर 4,337 पहुंच गए। यानी एक साल में 906 मामलों में बढ़ोतरी हुई है, जबकि 2020 में 2,846 मामले सामने आए थे।
फिर भी कार्यवाही डीजीपी बयान दे रहे हैं। भली बात समझते हैं और उसको निभाना भी हमें आता है। तो एक तो विश्वास रखें कि जब भी कभी कोई ऐसी बात होगी तो आपकी पुलिस आपका दुख दर्द दूर करने में, आपके साथ जो भी बड़ी घटना हुई है उसका निवारण करने में, उसका निस्तारण करने में, उसका खुलासा करने में कोई कमी नहीं छोड़ेगी। दरअसल सच तो यह है कि कभी शांतवादियों में अपराध की घटनाएं न के बराबर थी, लेकिन आज स्थिति यह है कि मैदान से लेकर पहाड़ तक चोरी, छिनैती, लूट, दुष्कर्म की घटनाएं घट रही हैं, जिससे प्रदेश की छवि पर असर पड़ रहा है। जाहिर है कि अपराध की घटनाओं में साल दर साल वृद्धि होगी तो सवाल तो उठेंगे ही। जरूरत है नेताओं और मीडिया कर्मियों से आग्रह करने की बजाय प्रदेश की मित्र पुलिस अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई करे। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। केदारनाथ चुनाव को लेकर कांग्रेस इन दिनों पूरी तैयारियों में जुटी हुई है। ऐसे में बीजेपी के प्रदेश सह प्रभारी भी उत्तराखंड में डेरा डाले हुए हैं। केदारनाथ चुनाव को लेकर कांग्रेस की क्या प्राथमिकताएं हैं और कैसे कांग्रेस उत्तराखंड में अपना वर्चस्व कायम करेगी, इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर हॉर्नबिल टीवी ने प्रदेश के सह प्रभारी कांग्रेस सुरेंद्र शर्मा से खास बातचीत की है। कांग्रेस प्रदेश सह प्रभारी सुरेंद्र शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, उत्तराखंड में आपका दौरा चल रहा है, किस तरह की चुनावी माहौल भी आप लोग बना रहे हैं और कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है? कांग्रेस से किस तरह से कनेक्ट कर रहे हैं आप लोगों से? ये मेरा एक रूटीन का विज़िट है। मेरे को शैलजा जी के साथ अटैच किया है उत्तराखंड के मामलों के लिए पार्टी के, तो रूटीन की विज़िट है। मैं यहाँ ज़रूर है पहली बार आया हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। यहाँ कांग्रेस का हर जगह वर्कर है, बड़े नेता है, संगठन है, तो सब चीज़ें ठीक है। सर, अक्सर आपने देखा होगा कि उत्तराखंड जिस तरह से जो राज्य है, अक्सर यहाँ पर ऐसा होता था कि एक बार बीजेपी सरकार रहती थी, एक बार कांग्रेस, लेकिन इस बार ये ऐसा नहीं हुआ। इस बार कांग्रेस की सरकार आनी थी लेकिन वो बीजेपी की आ गई। अगर इस मिथक को देखें तो इस मिथक को आप कितना देखते हैं और क्या मानते हैं, अब आगे आने वाले समय में आप लोग किस तरह से तैयार भी हैं कि आप एक बड़ी चुनौती बीजेपी को दे सकें उत्तराखंड के लिहाज से? देखिए, बीजेपी दिल्ली से लेकर देहरादून तक और नीचे, वो एकदम झूठ की पार्टी है। लोगों को मूर्ख बनाने में माहिर है, लोगों की भावनाओं के साथ खेलने में माहिर है। उन्होंने यहाँ भी वही ट्रिक किए, वो सत्ता में दोबारा लौटी, लेकिन आप देखिए उनके मुख्यमंत्री हार गए। सोचिए बीजेपी की पॉपुलैरिटी क्या होगी उत्तराखंड में, जिनका सिटिंग चीफ मिनिस्टर हार जाता है। लोगों से झूठे वादे किए, विकास नाम पे कोई चर्चा नहीं की, ना उस पर काम किया। हम अभी उत्तराखंड में जो केदारनाथ धाम है उसका दौरा करके आए हैं। हमने वहाँ देखा किस तरह से भाजपा ने उस धाम को एक डिस्ट्रक्ट करने का काम किया है। तो ये लोगों की भावनाओं के साथ खेलते, काम नहीं करते। उसी भावनाओं में, क्योंकि हिमालय के लोग हैं हम लोग, पहाड़ी लोग हैं, भोले लोग होते हैं, इनकी बातों में आ जाते हैं। ये बहकाया इन लोगों ने, लेकिन अब जनता को धीरे धीरे पता लग रहा है कि ये लोग जो बोलते हैं वो झूठ है। जी, लेकिन एक तरफ ये भी देखा जाता है कि जैसे लोकसभा भी हुए, विधानसभा इलेक्शन के साथ साथ, तो क्या माने कि लोकसभा में भी आप एक भी सीट नहीं बचा पाए? हालांकि 2009 में भी आपका वर्चस्व रहा जब पांचों सीटें कांग्रेस के पास थी, लेकिन अब एक भी सीट ना होना, तो कहीं ना कहीं आप इसको मानते हैं कि कहीं ना कहीं जनता नाराज है कांग्रेस से? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये वही बात है जो मैं कह रहा हूँ। ये लोग पहाड़ी लोग हैं, हम लोग भोले लोग हैं। आप पूरे देश का माहौल देखेंगे, बदल गया है। हम लोग भोले लोग हैं, इन्होंने हमारे से झूठे वादे किए, उसमें जनता बह गई। लेकिन अब धीरे धीरे उसके बाद 2 बाई इलेक्शन भी हुए। बद्रीनाथ जी का इलेक्शन हुआ, मैंगलोर का इलेक्शन हुआ, उसमें कितने शानदार तरीके से पार्टी जीती है। लोगों को इनका ये बेनकाब हो चुके हैं, इनका पता लग गया है लोगों को। तो उपचुनाव में एक बूस्टअप मिला है कांग्रेस को, क्या मान रहे हैं आप लोग? हाँ बिल्कुल, हमारा वर्कर जागृत है। सब कार्यकर्ताओं से नेताओं तक सब लोगों ने मिलके काम किया और हम जीते। अच्छा भाई साहब, जिस तरह से आप लोग कहते हैं आप अयोध्या में जीते, आप बद्रीनाथ में जीते, क्या केदारनाथ में भी वही फोकस कर रहे हैं आप लोग कि धामों के को जीता जाए पहले? देखिए, रामेश्वर जीते, चित्रकूट जीते, अयोध्या जीते, बद्रीनाथ जी जीते। आपको इससे पता लग जाना चाहिए कि ईश्वर हमारे साथ है। ये जो इनका छद्म धर्मवाद और छद्म राष्ट्रवाद है, जिसके भी यहाँ पे ये लोगों को मूर्ख बनाते हैं,
वो भगवान भी नहीं चाहता कि ये लोग इसका प्रयोग राजनीति के लिए करें। कानून व्यवस्था पर लगातार आप लोग सवाल उठा रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं उत्तराखंड की कानून व्यवस्था को? हालांकि अब स्थिति नजर आ रही है कि कितनी चरमराई हुई है कानून व्यवस्था, लेकिन कांग्रेस इसको किस तरह से देख रही है और किस तरह से आप मुद्दा भी उठा रहे हैं महिला सुरक्षा को लेकर के या फिर अन्य सुरक्षाओं को लेकर के? देखिए, कानून व्यवस्था, विकास, महिलाओं से जुड़े अपराध, उत्तराखंड स्टेट सेंसिटिव भी है क्योंकि इसका बॉर्डर आपका चाइना और नेपाल के साथ लगता है, और जिस तरह से वहाँ पे गतिविधियाँ ये लोग कर रहे हैं वो एक बहुत चिंता का विषय है। ये प्रदेश में कानून राज ना होके क्राइम का राज लग रहा है। महिलाओं के खिलाफ अपराध हो रहे हैं, उसको लेके हमने राज्यपाल महोदय से भी बात किया था, उनको ज्ञापन दिया था, उनसे अनुरोध किया था कि आप इसमें इंटरफेयर करें। किसी भी क्राइम में, खासकर महिलाओं के खिलाफ जो क्राइम हो रहा है उसमें भाजपा के पदाधिकारी और नेता संलिप्त है। तो ये एक चिंतनीय विषय है, इसके ऊपर कांग्रेस हमेशा लड़ाई जारी रखेगी। आपने प्रतिष्ठा यात्रा भी निकाली है केदारनाथ में, किस तरह का रिस्पॉन्स उस प्रतिष्ठा यात्रा का आया और लोगों को किस तरह से जोड़ा आपने कांग्रेस के साथ? देखिए, जिस तरह से इन्होंने केदारनाथ के साथ जो कर रहे हैं, ये भगवान को भी नहीं बख्श रहे हैं लोग। तो ये हमने वहाँ जाके जो चीज़ें देखी, वहाँ तीर्थ पुरोहितों से बात किया, वहाँ के व्यापारियों से बात किया, डंडी कंडी वालों से बात किया, घोड़ों वालों से बात किया, सब लोग इनसे नाराज़ हैं क्योंकि इन्होंने किसी के लिए भी कोई काम नहीं किया है। वहाँ मल्टी स्टोरीज़ बना दी, आपने उसका जो स्लोप है वो साउथ वार्ड कर दिया, जो शिवलिंग की तरफ पानी चढ़ता उत्तर की तरफ बहता था वो अब साउथ की ओर आ रहा है। तो ये चीज़ें सारी ठीक नहीं है। इन्होंने सोना चोरी कर लिया, इन शिला ले जाके दिल्ली में मंदिर बना रहे हैं। कृष्णाबाई गुफा का नाम मोदी गुफा रख दिया और उसके 1100 शुल्क भी लगा दिया। गरीब आदमी उसको दर्शन भी नहीं कर पाएगा। एक तपस्या का स्थल था, एक देवी का, एक महिला का, जो इन्होंने ये चीज़ें की और लोकल बिजनेस ख़त्म कर दिए, बाहर के ले आए लोग। तो इस तरह से यात्रा कोई सुचारू रूप से इस साल नहीं कर पाए। एक छोटा सा पैच है, ये 3 किलोमीटर का रास्ता तक नहीं खोल पाए उसके लिए, यात्रा के लिए। ये बहुत ही चिंतनीय विषय है और इस पे सरकार को सोचना चाहिए और तीर्थ यात्रा और जो पवित्रता है भगवान केदारनाथ की, उसे भंग कर रहे हैं ये लोग। अच्छा भाई साहब, क्योंकि ये भी देखने में आ रहा है कि अक्सर राहुल गांधी को घेरने में रहती है बीजेपी और हाल फिलहाल में आरक्षण के मुद्दों पर राहुल गांधी को घेरने का काम किया जा रहा है, किस रूप में आप देख रहे हैं? क्या वाकई ही आरक्षण को लेकर के इस तरह की बातें कही हैं राहुल गांधी ने? देखिए, मैंने पहले ही कहा है, भाजपा झूठ की फैक्ट्री है। ये किस टाइम क्या बोल जाए कोई पता नहीं है। ये देश में माहौल बिगाड़ने का काम करते हैं। ये देश का जो इनको एक्चुअली देश की समझ ही नहीं है। साउथ से लेकर नॉर्थ तक और ईस्ट से लेकर पूरब तक ये जो देश बना है, ये विभिन्न उसके रीति रिवाजों, विभिन्न लोग हैं यहाँ, विभिन्न संस्कृतियाँ हैं, ये एसिमिलेशन है। आइडिया ऑफ इंडिया इनको पता ही नहीं है क्या है। तो उस चीज़ों को ये उससे भड़काने के लिए, लोगों को इमोशनली भड़काने के लिए झूठे बयानबाजी करते रहते हैं। प्रोपोगेंडा चलता रहता। राहुल जी के खिलाफ आज का नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि एक ही नेता है जो इनके खिलाफ लड़ रहे हैं खड़े होके, मजबूत होके। एक ही ऐसे नेता है जिनको पूरे देश की जनता प्यार करती है। एक ही ऐसे नेता है जिनके अपना सेक्रीफाइसेस है फैमिली के, बहुत बड़ा त्याग है उन लोगों का। तो ये लोग उनके खिलाफ प्रोपोगेंडा करते रहते हैं। अच्छा भाई साहब, जम्मू कश्मीर और हरियाणा में इलेक्शन है, किस रूप में आप देख रहे हैं? कितनी मजबूती के साथ कांग्रेस लड़ रही है वहाँ पर चुनाव? कांग्रेस आप देखेंगे कुछ दिनों में, रिजल्ट आएगा अक्टूबर फर्स्ट वीक में। हम जम्मू कश्मीर भी जीतेंगे, हम हरियाणा भी जीतेंगे। अंतिम सवाल बस यही है कि आपको सहप्रभारी की जिम्मेदारी मिली है, किस तरह से उस जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे हैं आप? मेरा सौभाग्य है कि एज ए सेक्रेटरी AICC मेरे को उत्तराखंड असाइन हुआ है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री तीर्थ की गंगा यमुना की धरती है। हिमाचल की तरह ये भी पहाड़ी राज्य है। ऐसी स्थितियां है, तो बड़ी मेरे लिए खुशी की बात है कि मुझे यहाँ काम करने का मौका मिलेगा बेहतर तरीके से। मैं अपना जो काम है उसको ईमानदारी से करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू। धन्यवाद भाई साहब, हॉर्नबिल टीवी से बातचीत करने के लिए। सहप्रभारी जी को आप सुन रहे थे हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से। कोतवाली विकासनगर हरवटपुर चौकी क्षेत्र अंतर्गत चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं, जिससे व्यापारियों की चिंता भी बढ़ने लगी है। चोर लगातार व्यापारिक प्रतिष्ठानों को निशाना बना रहे हैं।
व्यस्तम इलाकों में लगातार हो रही चोरियों से व्यापारियों में डर का माहौल है। हाल ही में चोरों ने कैनाल बाईपास मार्ग पर एक ज्वेलर्स की दुकान को निशाना बनाया था और मुख्य चौराहे पर हरिओम प्रोविजन स्टोर में चोरों ने शटर तोड़े थे। मई कल दिन में ही चोर मुख्य चौराहे पर स्थित सत्यवान की दुकान से सारा सामान लेकर फरार हो गए थे। व्यापारियों का कहना है कि लगातार हो रही चोरियों से व्यापारी पर इसका असर पड़ रहा है। व्यापार मंडल अध्यक्ष सचिन रोहिला ने बताया है कि मुख्य चौक पर लगे सीसीटीवी कैमरे खराब पड़े हैं। उन्होंने पुलिस प्रशासन से गश्त बढ़ाए जाने की भी मांग की है। चोरियाँ हुई है क्योंकि बरसात के मौसम में थोड़ा सा चोरियों का चोरी नकबजनी आदि का अपराध होता है। तो हमारे द्वारा पूर्व में कई चोरियों का अनावरण भी किया गया है और जो ये आभूषण वाली चोरी है इसका भी हम शीघ्र खुलासा करें। ऐसा कोई बाहर का कोई ग्रुप सक्रिय होगा कुछ वक्त? अभी तक तो ऐसा कोई प्रकाश में नहीं आया है, लेकिन यहीं के लोग ही प्रकाश में आए हैं अभी तक, जो भी चोरियाँ हुई हैं आसपास के लोग हैं। इस पर भी हमारी वो टीम काम कर रही है कि बाहर का कोई गैंग इत्यादि सक्रिय ना हुआ हो, लेकिन अभी कोई ऐसी स्थिति नहीं है। अगर कुछ दिनों से देखा जाए तो बाजार के अंदर कुछ एक चोरियों की घटनाएं सामने आई हैं, जिसके बारे में हमने पुलिस प्रशासन से भी मांग की है कि सभी अपने कैमरे सुचारू रूप से ठीक कराए जाएं और व्यापारियों में थोड़ा सा व्यापारी भी पुलिस के साथ सहयोग करें, जिससे डर का माहौल थोड़ा कम हो। दिन की बात है, मैं सामान लेने गया थोड़ा सा 12 से 1 के बीच में। मैंने अपने शटर आधे घेर रखे थे और उसके बाद जो है दुकान से सारा सामान गोल हुआ है। 12 से 1 के बीच काम हुआ है। चौकी में है, चौकी वालों ने कुछ नहीं करा और इस दुकान को कुछ नहीं छोड़ा। फ्रिज भी खाली कर दिया, दुकान को कुछ नहीं छोड़ा और मैं सामान पूरा करता हूँ और मुझे दिक्कत बढ़ रही है इसमें बहुत। और सबसे बड़ी बात ये है कि उनने जो है एक तो चौकी वालों ने कुछ नहीं किया, दूसरा जो है 1 रुपए का सामान नहीं छोड़ा। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।